वो लाइट ऑन कर हाँ कैसे हैं आप लोग? क्या मोटा नहीं है हाँ हाँ भाई बैठ जाए। तो हाँ तो लास्ट क्लास में हम फ्लक्स के बारे में बात कर रहे थे और हमको एक बात समझ में आ गई कि भाई साहब फ्लक्स और कुछ नहीं है, बेसिकली किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसका क्या है काउंट है। पहली बार अच्छे से क्लियर हो गई थी हमें ये भी समझ में आ गया था कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, अगर कोई कैसा सरफेस है क्लोज्ड सरफेस है, ठीक, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड सरफेस में मौजूद फ्लक्स, क्लोज्ड सरफेस में मौजूद फ्लक्स, ठीक है, हमेशा उसके अंदर मौजूद चार्ज की वजह से होता है। हमने एक बार थ्योरेटिकली भी देख ली थी, मैथमेटिकली भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने बोला था कि आगे चल के हम यही बात गॉस थ्योरम के फॉर्म में पढ़ेंगे, गॉस लॉ के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक, ये इतना हम कर चुके थे अच्छे से, ठीक। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं फ्लक्स की, ठीक है, समझ में? चलो तो कुछ छोटी छोटी चीजें हम निकालना चाहते हैं कि मान लो एक स्फीयर, मान लो क्या था ये स्फीयर था, ठीक, समझ में आया, ठीक, इसके ठीक इसके सेंटर पे, ठीक है, मान लो एक चार्ज रखा, इसके सेंटर पे क्या रखा और एक चार्ज रखा, बिल्कुल ठीक, समझ में? अगर मान लें इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, ठीक, तो इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर पे कितना फ्लक्स पास होगा हम इस बारे में बात करने वाले, ठीक, समझ में? ठीक, कोई दिक्कत किसी तरह की? उस स्फीयर का रेडियस मान लो कितना है r, चार्ज है q और उस स्फीयर का रेडियस कितना है r। हमसे बोला क्या, बताओ कि इस चार्ज q की वजह से इस स्फीयर पे कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स आएगा, ठीक, समझ में आई बात? ठीक, यहीं से आपको गॉस थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट पता चलेगा क्या है, लेकिन फिलहाल मैं आपको उसकी जगह कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, ठीक, समझ में? तो चलो जैसे मान लिया ये चार्ज q है, ठीक, अब इस चार्ज q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, हाँ कि ना? हर डायरेक्शन, क्या इतनी बात समझ में आई? पहले इस चार्ज q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगी, ठीक, समझ में? कोई दिक्कत? हमको बताना है फ्लक्स, हमको क्या बताना है? फ्लक्स। तो हमने जो है इस पर एक छोटा सा यहाँ पे एरिया कंसीडर किया डी, क्या कंसीडर किया? डी, ठीक। अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, वेक्टर ई डॉट ए या फिर वेक्टर ई डॉट डी ए? फ्लक्स के लिए दो फॉर्मूला लिखे थे ना हमने, एक लिखा था वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए और एक फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? पहले तो ये बताओ, ई डॉट डी ए। कारण क्या है कि सरफेस कर्व, सरफेस क्या है? कर्व है, और मैंने कहा था कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो या फिर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म। सरफेस नॉन यूनिफॉर्म का मतलब टेढ़ा, ठीक, भाई गोल मतलब यूनिफॉर्म नहीं, ठीक, समझ नहीं बात? फ्लैट नहीं है, आसान शब्दों में कहूँ तो, ठीक, तो क्योंकि सरफेस फ्लैट नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, ठीक। आप अपने दिमाग में हमेशा ये चीज समझ लें कौन सा फॉर्मूला किन कंडीशंस में लगाना है। सरफेस फ्लैट होता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होती तो इस वाले फॉर्मूले से काम चल जाता, ठीक है। यहाँ पर सरफेस फ्लैट नहीं है, ठीक है, और फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, ठीक, समझ में है?
तो इसलिए हमें ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे मान लिया मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूँ, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दो, इस पॉइंट पे ई की डायरेक्शन ये होगी, हाँ की ना, हाँ की ना, और जो वेक्टर डीए बनाऊंगा क्या वो भी सेम डायरेक्शन नहीं बनेगा आउटवर्ड? अरे मान लिया अगर मैं यहाँ कहीं डीए बनाऊं तो तुमको देखो वेक्टर ई ऐसे बनेगा आउटवर्ड, और डीए भी कहाँ बनेगा आउटवर्ड। मुझे डायग्राम देख के बताओ, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डीए क्या है? जीरो। कितना है? अच्छा, सिर्फ यहाँ पे जीरो है या कहीं भी जीरो? कहीं भी जीरो होता। बिल्कुल बहुत ध्यान से देखो, ठीक, सिर्फ यहाँ जीरो नहीं है, बल्कि आप कहीं भी ये डायग्राम बनाते तो हर जगह एंगल क्या आता? जीरो आता। इसमें भी कोई समस्या नहीं, ठीक। तो इस डीए पर जो छोटा सा फ्लक्स, इस डीए पर जो छोटा सा फ्लक्स आप लिखेंगे, ठीक, तो ये मेरे समझ में आ गया, एंगल बिटवीन ई एंड डीए इज 0 डिग्री पैरेलल, ठीक, समझ में। तो इस डीए पर जो छोटा सा फ्लक्स d5 लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वेक्टर ई जो भी है डॉट कितना डॉट कितना और पूरा फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो पूरा फ्लक्स कैसे आएगा? फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट कितना डी, डॉट कितना डी। चलो ठीक, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई इनटू में डीए इनटू में cos थीटा की जगह cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, यानी कि सिर्फ क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ ई मैग्नीट्यूड वाइज डॉट कितना डी, डॉट कितना डी, ठीक। अच्छा, पूरे स्फीयर पर एक ई की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, सेम है, कितनी है? k क्यू बाई आर, k क्यू बाई आर नहीं, k क्यू बाई आर स्क्वायर, k क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई पूरे स्फीयर पर e की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या है? सेम। तो मैं e बाहर निकाल लूं, और जब e बाहर निकाल के e की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q बाई में कितना r स्क्वायर, बाई में कितना r स्क्वायर। यहाँ क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ dA। अच्छा, dA 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 सब जुड़ के क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और dA 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 जुड़ के 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई मर गया, ठीक, समझ में आई बात? यानी क्या बचा? q बाई एप्सिलॉन। तो जो फ्लक्स आया वो कितना आया? q बाई में एप्सिलॉन नॉट, q बाई में एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई? अरे क्या ये समझ में है? तो मैंने ये देखा कि भाई साहब अगर किसी, सुनना है मुझसे, अगर किसी स्फीयर के सेंटर, अगर किसी स्फीयर के सेंटर पर चार्ज q रखा तो उस स्फीयर में कितना फ्लक्स होता है? q बाई में एप्सिलॉन नॉट, q बाई में एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, एक बार जरा ये छापें, ठीक, फिर मैं कुछ बातें बताता हूँ। ठीक, याद रखें गॉस थ्योरम में भी एक्सप्रेशन यही आता है जो किसी ने पढ़ी हो। ठीक, ये गॉस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ भी ऐसे ही, लेकिन दोबारा लिखवाऊंगा जब प्रूफ कराऊंगा, यही लिखवाऊंगा फिर से, मतलब आप लिखेंगे तब। ठीक, अभी मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं आपको बगैर गॉस थ्योरम बताए सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आपको फिर थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए। यार ये फैन बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ओह हाँ, रीज़न है कि डिस्टर्बेंस आता है इसमें, फरमाई है। ठीक है, ऐसे लिख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ स्फीयर हैविंग चार्ज एट इट्स सेंटर। ठीक,
अगर समझ में आ गया हो तो उससे उतारे, मिटा रहा हूँ। उतार लिया सबने? हर सबका हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़े। इधर देखिए, अच्छा इधर देखिए बोर्ड, कुछ बातें बहुत ध्यान से फील करना। एक स्फीयर है, मैंने कहा उसके सेंटर पे चार्ज है कितना, Q, ठीक। थोड़ा सा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, हाँ कि ना? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मान लो 4 लाइन निकले तो 4 लाइन इस तरीके से निकलेंगी, थोड़ी और, ठीक। इस स्फीयर से फ्लक्स कितना हमने निकाला है, Q/S। कोई भी नंबर है यही होगा, ठीक। समझ में आया? यही होगा, ठीक। अच्छा सोचो, सुनना, सिर्फ डायग्राम देख के बताना थ्योरेटिकली। मान लो अगर मैं एक छोटा स्फीयर ले लेता, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, सिर्फ डायग्राम देख के बताओ, दोनों से फ्लक्स सेम है, दोनों से फ्लक्स सेम, कितना, Q/S, ठीक। समझ में? यानी सोचो स्फीयर से कितना फ्लक्स है, ठीक है। इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इस स्फीयर का साइज कितना है, छोटे स्फीयर से भी उतना फ्लक्स है, बड़े स्फीयर से भी उतना ही फ्लक्स है, ठीक। समझ में? अगर हम पूछेंगे कारण क्या है, तो कारण क्या बोलोगे कि भाई साहब दोनों के अंदर चार्ज क्या है, सेम, दोनों के अंदर चार्ज क्या है, सेम। अच्छा सोचो, मैं कहूँ अगर, सुनना, सिर्फ डायग्राम देख के बताना, ये एक स्फीयर है, स्फीयर नंबर 3, स्फीयर नंबर 3, ठीक। अब की बार क्या ये चार्ज स्फीयर नंबर 3 के सेंटर पे रखा है, नहीं, ठीक। लेकिन स्फीयर नंबर 3 से फ्लक्स सेम, अलग, सेम, अरे उतनी ही लाइन निकल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फ्लक्स को फील करने के लिए मैंने क्या करता, जितनी लाइंस निकले वही है फ्लक्स। फिर से देख लो, मान लो, सोचो, इमेजिन करो ये यहाँ कहीं चार्ज था, इतनी लाइंस निकल रही थी, ठीक। अगर मैं सरफेस ऐसा चुनूं, ठीक, या ऐसा चुनूं, या कल को कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सरफेस, क्या सभी सरफेस से नंबर ऑफ लाइन सेम निकल रही है, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज कहाँ रखा है, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ठीक। समझ में? तो चाहे स्फीयर 1 हो, 2 हो या 3 हो, अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो फिर नंबर ऑफ लाइंस क्या निकल रही हैं, सेम, नंबर ऑफ लाइंस क्या निकल रही हैं, सेम। समझ में आई बात, ठीक। तो इसलिए सबसे फ्लक्स क्या है, सेम, सबसे फ्लक्स क्या है, सेम। फॉर एग्जांपल इधर देखो, मान लो मैं बोल दूं एक स्फीयर लो, इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया मैंने, या कहीं चार्ज रख दिया। अब तो आपको समझ में आ गया ना, स्फीयर पे कहीं भी चार्ज रखोगे तो फ्लक्स में कोई अंतर आने वाला नहीं है, ठीक है। समझ में? नंबर ऑफ लाइंस बदल रही नहीं है, ठीक। समझ में? थोड़ी बात ये भी करना कि भाई इस तरफ का अगर एंगल बदला है तो उधर का भी एंगल बदला है, ठीक है। एरिया भी बदला है। कल हमने इलस्ट्रेशन लिया था, वो स्फीयर बनाया था और एंगल देखा था अंदर बाहर का, ठीक। तो वो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फॉर्मूले की जगह, एंगल की जगह ये फील करें लाइंस, कितनी लाइंस, कम या ज्यादा। चलो मैं बोल दूं कि एक सरफेस ये था, सरफेस नंबर 1, ठीक। फ्लक्स कितना, Q/S, फ्लक्स कितना, सॉल्व किया था तो कितना था, सरफेस नंबर 1 से सेंटर पे कितना था, Q/S, ठीक। अगर मैं क्या करूं, ठीक है, लाइन से थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक। अगर मैं क्या करूं, क्यूब ले, अगर मैं क्या करूं, क्यूब ले, ठीक, ठीक। समझ में आया, ठीक। तो मुझे बताओ क्यूब के टू फ्लक्स सेम, अलग, सेम, सेम, क्योंकि लाइंस कितनी निकल रही हैं, सेम, कितना, Q/S, कितना, Q/S, ठीक। ना कम ना ज्यादा। इसकी जगह मैंने मान लिया कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्लोज सरफेस लिया होता तो फ्लक्स कितना आता, सेम आता। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कम या ज्यादा नहीं। समझ में आया? अरे आया नहीं आया, क्लियर है ना, ठीक। तो ये भी बना ले, ये भी बना ले। क्लोज सरफेस के लिए फर्क नहीं पड़ता, सुनो ध्यान से, पहले क्लोज सरफेसेस के लिए
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शेप कैसा है, कि उसका शेप कैसा है। हमें फ्लक्स निकालने के लिए सिर्फ एक बात से मतलब है कि उसके अंदर मौजूद चार्ज कितना है। समझ में आई बात? ठीक, समझ में? ठीक, आगे चल के यही बात मैं आपको गॉस थ्योरम नाम से सिखाऊंगा। ठीक, समझ में? लेकिन अभी बगैर गॉस थ्योरम के आप इस चीज को अच्छे से जानते हैं। समझ में आया? ठीक, लिख लें। समझ में आ गया? ये आगे बढ़ाते हैं हमारे सेशन में थोड़ा सा। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ये तो समझ में आ गया बस सब फ्लक्स से जुड़ी हुई बातें छोटी छोटी। ठीक, समझ में? यानी अब हम इस कंडीशन में हैं कि गॉस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते। हेडिंग डालने को मैंने गॉस लॉ। ठीक, समझ में? ठीक, तो पहली बात तो ये समझ लें कि जो गॉस लॉ है वो सिर्फ किसके लिए है, क्लोज्ड सर्फेसेस के लिए। किसके लिए है? क्लोज्ड। तो पहला पॉइंट लिखिए, अप्लाइड ऑन क्लोज्ड सर्फेसेस ओनली। ठीक है, अप्लाइड ऑन क्लोज्ड सर्फेसेस ओनली। ठीक, समझ में? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि जैसे क्या है कि अभी हम एक लॉ पढ़ रहे हैं, गॉस लॉ। ठीक, आगे चल के मैग्नेटिज्म में लगभग मिलता जुलता लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, लगभग सेम होगा। ठीक, समझ में है? ठीक, ऐसे ही एक और लॉ होता है स्टोक्स लॉ। ये तीनों लॉज मिलते जुलते हैं। ठीक, और ये तीनों फिजिक्स के नियम नहीं, तीनों मैथ्स के प्रिंसिपल्स हैं। किसके प्रिंसिपल्स हैं? मैथ्स, गणित के नियम हैं। ठीक है, हम फिजिक्स में उनका सिर्फ एक केस देखेंगे, यानी कि जो मैं गॉस लॉ को पढ़ा रहा हूँ ना, ये असल गॉस लॉ नहीं है। ठीक है, असल गॉस लॉ इससे ज़्यादा डिटेल्ड है और वो मैथमेटिकल है, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे नहीं लगता है, मतलब फ्लक्स पे नहीं लगता है, और भी बहुत सारी कंडीशंस में लगाया जाता है। तो पहले बात तो अपने दिमाग में ये समझ लें कि हम ये जो पढ़ रहे हैं गॉस लॉ, ये ओरिजिनल गॉस लॉ का सिर्फ एक क्या है, स्पेशल केस है। ठीक है, जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में इसका एक एप्लीकेशन। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, चाहे गॉस लॉ हो, चाहे एम्पियर्स लॉ हो, ये सब जो है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं, फिजिक्स के कानून नहीं है, फिजिक्स के लॉज नहीं है। ठीक, इस चीज़ को पहले बता देता हूँ क्लियर। ठीक, जिससे कई बार बच्चे और किताबें पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, अब आगे बढ़े यहाँ से। ठीक, तो भाई साहब गॉस ने बोला कि किसी भी तरह के क्लोज्ड सरफेस में, 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 ठीक, जो टोटल फ्लक्स होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है वो उसके अंदर मौजूद इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से, वो उसके अंदर मौजूद इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से। ठीक, समझ में आई बात? उसके बाहर क्या चार्ज है, कितना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, समझ में? अभी नोट डाउन नहीं करेंगे, मैं लिखवाऊंगा। ठीक, अपने हिसाब से जरा भी नोट डाउन नहीं करेंगे। क्या इतनी बात समझ में? ठीक, समझ में? ठीक, इससे हमें कोई बाहर मौजूद चार्ज से कोई लेना देना नहीं। ठीक, समझ में? जो भी फ्लक्स आएगा सिर्फ किसकी वजह से आएगा, अंदर मौजूद चार्ज की वजह से आएगा। कितना चार्ज होगा सुने, कितना चार्ज होगा इस बारे में भी सुने। ठीक, समझ में? कितना आएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड का डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड का डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक, समझ में? दैट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज्ड सरफेस, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड इन इट,
डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड इन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज 1 by epsilon naught टाइम्स, कितना टाइम्स 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। यही होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए मौजूद फ्लक्स। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है किससे, किससे जल्दी बताओ, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है किससे, उसके शेप से, उसके शेप। समझ में? पहले इतना लिख लें फिर कुछ और बातें करता हूं। तो लिखें पहला पॉइंट लिख लिया, अप्लाइड ऑन क्लोज सरफेस समझ। ठीक, अब अगला पॉइंट लिखें, the total amount of flux associated with any closed surface, the total amount of flux associated with any closed surface, with any closed surface depends on charge enclosed in it, depends on चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक, तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी ये नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैं जिस तरीके से बताऊंगा। ठीक, अच्छा, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। तो फ्लक्स यानी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल्स टू फाई ई इज इक्वल्स टू किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अरे ये इतनी बात समझ में आई? ठीक, समझ में? ये वाला इंटीग्रेशन आप क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्लोज। तो जब भी आप क्लोज सरफेस के लिए करेंगे तो यहाँ गोला बनाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। ठीक, समझ में आया? अरे सब समझ में आया नहीं आया? ठीक, समझ में? ठीक है, समझ में? ठीक, ये क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। ठीक, क्लियर है? ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप एरिया के अलाउंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। ठीक, अगर आप लाइन के अलाउंग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कहलाएगा लाइन इंटीग्रल। क्या कहलाएगा, लाइन इंटीग्रल। ठीक, हम ये पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ में। ठीक, समझ में? ऐसे ही अगर आप वॉल्यूम के अलाउंग इंटीग्रेशन करेंगे तो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल। क्या कहलाएगा, ठीक। अब कुछ किताबों में गॉस थ्योरम किस तरीके से लिखा है, लिखा यही है कि उन्होंने क्या बोला, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक, या फिर द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे लिखा सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके अलाउंग इंटीग्रेट करना है, एरिया के अलाउंग। ठीक, और क्लोज सरफेस है तो यहाँ क्या लिख दिया, गोला। ठीक, इज इक्वल्स टू वही क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो बातें मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोली हैं, किताबों में इसी इंटीग्रल को क्या बोला गया है, सरफेस इंटीग्रल। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एरिया के अलाउंग इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कहलाता है सरफेस इंटीग्रल। क्या कहलाता है, सरफेस इंटीग्रल। समझ में? अरे आया नहीं आया, सरफेस इंटीग्रेशन समझ में गया ना? ठीक, समझ में? तो जो गॉस थ्योरम है वो बेसिकली सरफेस इंटीग्रल। कैसा इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक, समझ में? इतनी बात समझ में? अब क्यू इनक्लोज्ड का थोड़ा सा मतलब समझ लो। जैसे मान लो, सुनना, चार्ज Q1, Q2 और एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q3। समझ में आई बात? एक चार्ज है कितना, Q3। ठीक, तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। ठीक, समझ में आई बात? अरे समझ में आया, Q1, Q2 और Q3। तो Q इनक्लोज्ड में सिर्फ क्या लिखा जाएगा, Q1 और Q2। इस सरफेस में Q1 और Q2 फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, Q3 नहीं करेगा, Q3 नहीं करेगा। अच्छा, Q3 क्यों नहीं करेगा? हाँ, तो बाहर है। नहीं, बाहर होने से क्या होगा भाई, जब इसकी लाइन बनाओगे तो ऐसे निकल जाएगी, यानी जितनी लाइन अंदर जाएगी उतनी ही लाइन बाहर। इसका फ्लक्स रुकने वाला नहीं है।
अरे फ्लक्स के लिए फील्ड बताया था ना मैंने आपको, ठीक है, अंदर वाली लाइन को नेगेटिव फ्लक्स, बाहर वाले को पॉजिटिव फ्लक्स। तो Q3 जितना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है उतना ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कल का लेक्चर देख लें दोबारा से, ठीक, समझ में, कल के लेक्चर में बात बताई थी मैंने, ठीक, समझ में, ठीक। तो अगर आप फ्लक्स की बात करेंगे तो Q1 और Q2 कंट्रीब्यूशन देंगे, Q3 कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो सिर्फ किससे मतलब है, अंदर वाले चार्जेस। समझ में आई बात, ये बना। अब मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे इसका, ठीक। फिर आपको कुछ और चीजें बताता हूं। अच्छा एक चीज और मुझे बताना है कि आप कंसेप्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक। मैं आपको ढंग से पूरा बताऊंगा, थोड़ा सा फील करना है छोटी छोटी चीजें। जैसे मान लिया ये कोई सरफेस था, जैसे मान लिया ये कोई सरफेस था, कैसा सरफेस है, क्लोज्ड। कैसा सरफेस है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस था, ठीक। मैंने 3 चार्जेस कंसीडर किए, ये Q3, ये Q1, ये ठीक, समझ में आई बात। Q1 ये Q2 ये Q3, ठीक। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक। यहाँ कहीं Q1, यहाँ कहीं Q2, यहाँ कहीं Q3, 3 चार्जेस थे। और ये कैसा सरफेस है हमारा, क्लोज, ठीक। मैं पूछा कितना फ्लक्स है, मैं पूछा कितना फ्लक्स है, ठीक। तुमने बोला सर देखिए आसान है, जो फाई है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई, इंटीग्रेशन ऑफ ई, ठीक। डॉट कितना, डी, डॉट कितना, डी। ये सिर्फ आपने बोला टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, यानी कि Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन। यानी मुझे ये समझ में आ गया फ्लक्स में Q1 और Q2 का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा ये जो E है, ये E कौन सा E है, Q1 की फील्ड, मैं ऑप्शन देता हूं, जो E है, जो E है वो क्या है आपके हिसाब से, Q1 की फील्ड E1 प्लस Q2 की फील्ड E2। भाई जो E है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑप्शन बी E1 E2 E3 तीनों की फील्ड है, ठीक। ऑप्शन सी, ठीक, समझ में, ऑप्शन सी हाँ सिर्फ E1 की फील्ड है, ऑप्शन सिर्फ E2 की फील्ड। आपके हिसाब से क्या है भाई, आप लिखते हैं ना भाई E डॉट डी है, तो E डॉट डी में E क्या है, किसकी फील्ड। देखो पहली बात तो समझ लो E नेट फील्ड है, E किसकी फील्ड है, नेट फील्ड। E किसकी फील्ड है, नेट फील्ड। समझ में आई बात, ठीक। थोड़ा सा हम इस बात को ढंग से समझते हैं। E कौन सी फील्ड है, नेट, E कौन सी फील्ड है, नेट फील्ड। अच्छा तो नेट फील्ड है क्योंकि ये ऑप्शन मिटा रहा है, ये ऑप्शन मिटा, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखें किसी भी पॉइंट पर, किसी भी भाई फ्लक्स इतना था, तो भाई किसी भी पॉइंट पर से यहाँ पे कुछ E1 की भाई E3 की फील्ड होगी, हाँ कि ना। अरे क्या Q3 की वजह से सरफेस के अंदर फील्ड है कि नहीं है, सरफेस के अंदर फील्ड है, ठीक। समझ, फ्लक्स भले ना हो लेकिन फील्ड तो है, ठीक। ऐसे ही पॉइंट Q2 Q1 की वजह से इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ फील्ड होगी। ये E3 की फील्ड, ये किसकी फील्ड, E2 की फील्ड, और ये कुछ इस वाले की भी फील्ड हो जाएगी। अगर मैं Q2 की लोकेशन यहाँ बना दूँ, ठीक, समझ में, तो ये किसकी फील्ड हो जाएगी, E2 की। तो पहली बात तो ये समझ लो कि इस पॉइंट पर जो सरफेस के अंदर है, पॉइंट पर जो सरफेस के अंदर है, वहां पर Q1 की वजह से भी फील्ड है, Q2 की वजह से भी फील्ड है, और Q3 की भी वजह से फील्ड है। पहली बात तो तुम ये समझ, ठीक, समझ में आया, अरे समझ में आया। तो अगर मैं आपसे बोलूं, सुनना, Q1 की वजह से फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो तुम सीधा सीधा लिख दोगे, सर देखिए आसान है, कितना होगा, वेक्टर E1 डॉट डी, हाँ कि ना,
अगर मैं बोलूं Q2 की वजह से फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा, मान लो कितना 5, तुमने बोला सर आसान है, देखिए वेक्टर E2 डॉट कितना, ठीक समझ में है, ठीक समझ में है, अरे समझ में है, ठीक। अच्छा E1 डॉट डी कितना, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, अरे Q1 बाई, अरे भाई किसी भी चार्ज Q की वजह से सरफेस में कितनी फील्ड आती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आती है ना। किसी चार्ज Q की वजह से क्लोज सरफेस में कितनी फील्ड आती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज Q1 की वजह से कितनी फील्ड आएगी, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। E2 डॉट डी क्या लिखोगे जल्दी जल्दी, बाय द सेम लॉजिक, ठीक। अगर मैं Q3 की वजह से फील्ड लिखूं यानी phi 3 लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ E3 डॉट डी, क्योंकि ये बाहर है तो इसका कंट्रीब्यूशन मुझे लॉजिकली पता है कितना होगा, 0। अब मैं इनको जोड़ देता हूं नेट फ्लक्स निकालने के लिए, नेट फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो जोड़ो देना क्या, E1 डॉट डी, E2 डॉट डी, E3 डॉट डी, यानी कि ये कॉमन लेकर के वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डॉट कितना डी, ठीक समझ में। और इधर कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन, इधर कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 बाई में कितना एप्सिलॉन, बाई में कितना, तो तुम समझ रहे हो कि जो फॉर्मूला है हमारा वेक्टर E नेट डॉट dA इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम अगर ध्यान से देखो तो चार्ज इनक्लोज्ड में सिर्फ अंदर के चार्जेस हैं, लेकिन फील्ड में सभी की फील्ड है, चाहे वो अंदर हो या बाहर। तो ऐसे समझें, किसी भी तरह के क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी तरह के क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, जो फील्ड होती है वो अंदर बाहर सभी की वजह से होती है, ठीक है समझ में आया। लेकिन जो फ्लक्स होता है सिर्फ किसकी वजह से होता है, अंदर। यानी क्लोज सरफेस के लिए जब आप E डॉट डी लिखते हैं तो ये अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी है और बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी है, लेकिन जो फ्लक्स है वो सिर्फ किसकी वजह से है, अंदर वाले की वजह से है, बाहर वाले की वजह से नहीं। समझ में आएगा, अरे समझ में आएगा, अरे आई नहीं आएगी, क्लियर हुआ ना, सिर्फ किसकी वजह से है, अंदर वाले, ठीक समझ में। क्लोज सरफेस में फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से होगा, अंदर वाली की वजह से, लेकिन फील्ड अंदर वाली और बाहर वाली सबकी वजह से होगा, ठीक है। यही बताना था, इसलिए मैंने पूरी कहानी लिखी है, सब लिखना अच्छे से, ठीक। और ये बुक में इतना क्लैरिटी से नहीं लिखा हुआ है, आप ये पढ़ने के बाद किताब पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ये नाटक निकालने के बाद ये जरूर लिखें 2 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट लिखें, किसी भी सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से है, ठीक समझ में आया। और ई नेट सभी की वजह से है, ठीक समझ में आया, अंदर वाला चार्ज और बाहर वाला चार्ज, ठीक समझ में आया, ठीक। ई में सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। थियोरेटिकली बहुत अच्छे से समझें इस बात को। आगे बढ़े, ठीक है, चलो बता रहा हूँ, ठीक ठीक। तो चलो जल्दी बताओ।
Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। ठीक, समझ में है? या फिर चलो थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं। 1 कूलम माइनस 3 कूलम 4 कूलम, ठीक, और ये बाहर नहीं 1 कूलम। ठीक, समझ में आई बात? अरे समझ में है? तो मैं फ्लक्स कैसे लिखूंगा? सुनना, अगर इस सरफेस में फ्लक्स लिखना हो तो फ्लक्स लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, यानी कि किसकी किसकी फील्ड, 1 वाले की फील्ड प्लस 4 वाले की फील्ड प्लस कौन सी -3 वाले की फील्ड प्लस कौन सा 8 वाले का फील्ड। ठीक, ई नेट डॉट कितना, और ये इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। जब चार्ज इनक्लोज लिखेंगे तो आपको 8 वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ है? सरफेस के बाहर है। क्या लिखोगे? 4 + 1 5, 5 - 3 कितना 2, ठीक, यानी कितना 2 बाई एप्सिलॉन। समझ में आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया है? ठीक है, समझ में कि जो ई नेट है उसमें सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, समझ में आया? लेकिन फ्लक्स में सिर्फ अंदर वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक, समझ में आया ये? अरे आया नहीं आया? ठीक, ये सब गॉस थ्योरम में लिख लिया प्रॉपर्ली। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, क्या गॉस थ्योरम का प्रूफ कराने की जरूरत है? अरे वो जो पहला सवाल आज किया था वही गॉस थ्योरम का गया है, प्रूफ हेडिंग डालते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम नीचे लिखें, खुद से करना है। ठीक, करना है भाई, ये करेंगे, चलिए छोड़ देंगे, काट नहीं लिख पूरा काट रहा है तो सोचो तो आदमी का जो है मतलब कितना डेस्परेट है अपना अपनी सही साइकोलॉजी लोगों के सामने लाने के। नीचे भी खुद से करना है। काट रहा है तुरंत। ठीक, चेक करूंगा, किसी की भले ना चेक करूंगा, कॉपी कर लो। समझ आएगी? अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई? ठीक, चलिए अच्छा ये बताएं, तो सवाल वाल करना है, क्वेश्चन वगैरह पिछले भाई जो पोर्शन हमारा हो गया है, जो पोर्शन हो गया हमारा उससे क्वेश्चंस करें, डाउट लें पोटेंशियल का। ठीक, मेरे ख्याल से 1 लेक्चर 2 लेक्चर और थ्योरी चलेगी। ठीक है भाई, कल तो वेडनेसडे, कल तो ऑफ है मेरे ख्याल से आपका। ठीक है, समझ में? ठीक, तो कल का पूरा टाइम में मेरे ख्याल से 2 दिन और मैं ढंग से थ्योरी पढ़ाऊंगा और बेसिक बहुत सवाल लगाऊंगा बहुत सवाल है। ठीक, समझ में? फिर मंडे ट्यूसडे डेरिवेशन वगैरह करा दूंगा। ठीक, यानी नेक्स्ट वीक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम कैपेसिटर शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसलिए जो है जो भी हमारा रह गया है वो 4 से 5 लेक्चर लूँगा, ठीक, करा दूँगा। ठीक, हो सकता है थोड़े लंबे लेक्चर लेने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आने वाले 5 लेक्चर में जो पेंडिंग पोर्शन है पूरा खत्म करेंगे अच्छे से। ठीक, 4 से 5 लेक्चर में डेरिवेशंस प्लस जो भी है। ठीक, क्लासेस थोड़ी लंबे ले लूँगा, 1.5 घंटे के लिए लूँगा, सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक, तो ये ठीक, तो आने वाले 4-5 लेक्चर। और एक चीज़ और है प्लीज़, अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आ रहा तो वीडियो जरूर देखें। क्यों? क्योंकि ये सब कनेक्टेड हैं आगे कैपेसिटर्स तक। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर वे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी ना छोटी छोटी, तो आपसे सवाल नहीं निकलेंगे। ठीक है, अर्थिंग के और बहुत सारी चीज़ों पे जो छोटे छोटे सवाल कराए बताए जाते हैं वो नहीं होंगे आपसे। ठीक, समझ में? अभी हमें दोबारा से पोटेंशियल पर डिस्कशन करना है। ठीक, समझ में आई बात? अगर आपको लगता है पोटेंशियल से उतने पे खत्म हुआ तो ऐसा नहीं है, वे पोटेंशियल पे दोबारा से बात करनी है। ठीक, समझ में? क्यों? क्योंकि अगर फ्लक्स क्या बताता है? एनर्जी। फ्लक्स हम किस लिए पढ़ते हैं? जिससे पता कर सके कि किसी भी सरफेस से कितनी एनर्जी पास ऑन होगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता एक चीज़ और बात से चलता है, किससे चलता है? पोटेंशियल से। यानी फ्लक्स का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? पोटेंशियल से। ठीक है, समझ में? तो अभी हमने पोटेंशियल का समझ जाइए, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, अभी तो पूरा खेल बाकी है पोटेंशियल। ठीक है, समझ में? ठीक, अभी हम पढ़ेंगे स्फीयर केस से कितना फील्ड होगा, कितना पोटेंशियल होगा, कितनी एनर्जी होगी, सारी चीज़ें सब। ठीक,
समझ में? ये सारी चीजें आज की क्लास में अगर कोई डाउट हो तो पहले पूछ ले, फिर आगे बढ़ाता हूँ। एक बार जो बनाया है देख ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। जल्दी से देखें कि किसी को डाउट तो पूछे। ठीक, स्टार्ट करें आगे, स्टार्ट करें। चलो ठीक, तो बेसिक सी बात है गॉस सेवन की, ठीक है। कुछ बहुत ही छोटे छोटे सवाल, ठीक, इस तरह के सवाल हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो मुझे बताओ, आपको बोला गया एक क्यूब है, क्यूब के अंदर नहीं एक चार्ज रख दिया, क्यूब के थ्रू फ्लक्स बोलते जाओ, क्यू बाई एप्सिलॉन, अंदर रखा तो क्यू बाई एप्सिलॉन। चार्ज उठाया, कॉर्नर पे रखा, कितना चार्ज उठाया, कॉर्नर पे रखा है, गुड, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 8। अरे आप ऐसे थोड़ा सा फील करते हैं आपको, ये क्यूब है, मान लिया, ध्यान से देखना, ये यहाँ कॉर्नर पे चार्ज रखा है, तो अगर कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो पहली बात तो समझ जाओ ये अंदर नहीं है, ये अंदर नहीं। तो खुद ही सोचो, जब तुम लाइंस यहाँ से निकालोगे तो पक्की बात है कुछ लाइन बाहर जाएंगी और कुछ लाइन अंदर। अगर सारी अंदर रहे तो आंसर क्या रहता है, क्यू बाई एप्सिलॉन, और कुछ लाइन बाहर जा रही है। ठीक, समझ में? हमेशा जब भी कभी इस तरह का सवाल आए तो क्या करो, इसको ढको, इसको क्या करो, ढको। तो जैसे मान लो इसको ढकना हो तो देखो ध्यान से, एक ये कॉर्नर जो है कितने क्यूब्स के कॉन्टैक्ट में रह सकता है, एक इसके बगल में दो, एक इधर 3 और एक इधर 4। देखो ध्यान से, 1 2 3 और 1 4, ठीक, 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी कि जो कॉर्नर है कितने क्यूब्स के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, 8 क्यूब। ठीक, समझ में? तो अगर मैं इसको 8 क्यूब से ढक दूं तब फ्लक्स कितना होगा टोटल, क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो अगर 8 क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 से कितना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन लिख लें। ठीक, कॉर्नर पे कितना, क्यू बाई 8। ठीक, समझ में? चलो अच्छा, अब बताओ लॉजिकली, बिल्कुल यहाँ ऊपर सरफेस पे रखा हो तो, सरफेस पे, बिल्कुल सरफेस पे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे सरफेस पे रखा हो तो एक क्यूब और रख दूंगा, कवर हो जाएगा। तो नीचे वाले से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना, क्यू बाई। समझ में आएगा? ठीक, तो अगर सरफेस पे रखा हो, इस वाले कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सरफेस पे रखा हो तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया मैं, ठीक, अरे सरफेस पे रखा हो तो एक और क्यूब रख दूंगा ऊपर तो कवर हो जाएगा पूरी तरह से। अरे समझ में आया? चलो और सुनना, ठीक, बात नहीं करें, बात नहीं करें, सुनो ध्यान से, ठीक। मान लो मैं बोल दूं एक क्यूब है,
इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा है कितना क्यू। ठीक, आपसे सवाल है कि वन ऑफ द फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, पूरे क्यूब से नहीं, पूरे क्यूब से कितना पास होता है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, वन ऑफ द फेसेस से कितना पास होगा क्यू बाई 64, हाँ कितना क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और आपने शायद 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू बाई 64, 6 फेसेस से बड़ा जवाब 440। हाँ हाँ, थोड़ा सा फील करो तो भावनाएं समझो। जैसे मान लो चार्ज यहाँ रखा है, भावनाएं समझे, मैं इधर देखिए, इमेजिन करें यहाँ चार्ज रखा था, लॉजिकली फील करना। देखो जो इलेक्ट्रिक मान लो चार्ज यहाँ रखा है, ठीक, पूरे क्यूब से कितना है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। अब फील करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से निकलेंगी इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स देंगी, जीरो। कितना फ्लक्स देंगी भाई, अगर चार्ज यहाँ रखा हो तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स दे देंगी, जीरो। ऐसे ही जो सरफेस इससे इधर सटा हुआ है इससे भी कितना दे देंगी, जीरो। अरे समझ में आ रहा है? और ये जो सरफेस है इससे भी कितना देंगी, जीरो। यानी कि जो चार्ज कॉर्नर पे रखा है वो एडजेसेंट फेसेस पे, यानी ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये पीछे वाला फेस, इनसे कितना फ्लक्स देगा, जीरो। फ्लक्स सिर्फ कितने से मिलेगा, 3 से। तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट को 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि Q बाई 24 एप्सिलॉन, Q बाई, अरे समझ में आ रहा है, अरे आया नहीं आया, अरे तुम देख लो, अगर ये क्यूब हो, अगर ये क्या हो, क्यूब हो, चार्ज यहाँ कहीं है, तो इस वाले सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वो ऐसे ही तो जाएंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी कैसे जाएंगी, इस तरीके से। तो जब तक ये लाइन सरफेस को ऐसे छूते हुए जा रही है तो सरफेस से पास नहीं हो रही, तो इससे भी कोई फ्लक्स नहीं, इससे भी कोई फ्लक्स नहीं। एक कॉर्नर से 3 फेसेस जुड़े हुए होते हैं तो इन तीनों से कोई फ्लक्स नहीं। फ्लक्स सिर्फ कितने से मिलेगा, बचे हुए 3 से। कितने से मिलेगा, तो कितना हो गया, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट को किससे डिवाइड करो, 3 से, तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, तो जो ये क्यूब से जुड़े हुए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, तो चलो मुझे बताओ, क्यूब के सरफेस पे है चार्ज कितना, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के कॉर्नर पे है तो पूरे क्यूब से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और वन ऑफ द फेसेस से कितना, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 0, या फिर भाई 3 फेसेस से क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट और बाकी बचे हुए 3 से 0, बाकी बचे हुए 3 से। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, तो क्यूब पर बेस ये सारी बातें लिख लें, ठीक है। समझ में, ये छोटे छोटे सवाल क्यूब से पूछे जाते हैं। अरे समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत, चलिए ठीक, आज के लिए बस यहाँ पर, नेक्स्ट टर्न पे आगे बात करें, ठीक, समझ में।